हाँ जी बेटा जी। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपना इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक्स के अंदर कॉलोनियल रूल पूरा पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने आप लोगों को कुछ प्रोफाइल्स के नाम याद करवाए थे। बताना जरा 5 प्रोफाइल कौन सी थी वो। पहली डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरी दूसरी फॉरेन ट्रेड, तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, चौथा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पांचवा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों के साथ क्लास के अंदर बेटा दो प्रोफाइल डिस्कस कर ली थी। पहली प्रोफाइल का नाम हम लोगों ने क्या याद किया था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लर्न कराया था बचपन और जमाने में मरने वाला अनपढ़ इंडिया, ये पूरा प्रोफाइल याद करवाई थी। फिर सेकंड नंबर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये सारी बातें हमने डिटेल में कर ली थी। लास्ट लेक्चर में मैंने रिपीट किया था ये चीज और अभी भी रिपीट कर रहा हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया। आज का जो मेरा मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारा जो तीसरी प्रोफाइल रहेगी जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सोच करके देखो यार, उस जमाने में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसके हालात जरा सोच के देखना कैसे होंगे। काफी बेकार थी। मैंने आप लोगों को बताया था अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 10% अप्रोक्स पॉपुलेशन एंगेज किसके अंदर थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर थी, अप्रोक्सीमेटली 10%। हाँ या ना। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बेटा पढ़ते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट थे और क्या सिस्टम था पूरा का पूरा। लो जी, देखो, कह रहा स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। मतलब कुछ बातें इसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो किस तरीके का था। तो इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहला नाम क्या है, सीधा इसको बोल सकते हो हम लोग डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कह सकते हो। क्या नाम है, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो भैया पहला पॉइंट याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। क्या है, दीदी, दीदी से याद रखोगे डीडी, दीदी नई ट्रेन, दीदी नई ट्रेन नया फैशन। लो जी, दीदी, जैसे वो होता नहीं, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है, दीदी ये देखो नई नई ट्रेन, नई नया फैशन, ऐसे वो वाला कॉन्सेप्ट बोल। ठीक है। तो याद रखने के लिए क्या करना है अपने को इसके अंदर, दीदी नई ट्रेन और नया फैशन। बोलो मैं फिर से, दीदी नई ट्रेन और नया फैशन। फिर रिपीट करो, दीदी नई ट्रेन और नया फैशन। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे समझते हैं उस बात। तो सबसे पहले नंबर बेटा जी हम लोग समझेंगे कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, वो किस वजह से नीचे गिरी। डीके का मतलब होता है खत्म होना, डीके मतलब बिल्कुल खत्म होना, समाप्त होना। लो जी, हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना बिल्कुल खत्म हो गई थी। तुम्हें पता होगा, आज तक अगर आप पुराने जमाने में जाऊं तो हमारे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस होती थी। हाथों से बना हुआ कपड़ा हमारा बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस था। मतलब हर कंट्री के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम लोग कमाते थे। इसी रीजन से बेटा हमारे देश को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। हाँ है ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया भैया एकदम से कि अंग्रेजों के आते ही, ब्रिटिशर्स के आते ही हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई यार। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई। तो उसके खत्म होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जो मैंने आप लोगों को रीजंस बताए हैं। क्या है वो रीजंस, दीदी नई ट्रेन नया फैशन। बस समझ में आई। लो जी, अब बात करते हैं नई ट्रेन नई फैशन के बारे में। देखो भाई, जैसे तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारे कुछ इंडस्ट्रीज थी बेटा जो फेमस इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। नजर आ रही है फोटोज, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे इंडियंस, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन प्रायर टू ब्रिटिश रूल। प्रायर टू ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिशर्स रूल से पहले हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। बट अब उसके गिरने के क्या क्या रीजन है हम लोगों को बेसिकली वो ज्यादा पढ़ना है डिटेल में, इंपॉर्टेंट। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या नाम है आप लोगों के सामने इसका, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो पहला नाम याद हो गया आप लोगों को किससे, डी से। क्या नाम है। अब तुम मुझे बताओ वर्ड में डिस्क्रिमिनेशन, क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव। अब क्या मतलब है यहाँ पे भेदभाव का, एग्जाम्पल से बात करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, एक वर्ड तुमने सुना होगा टैरिफ, सुना वर्ड टैरिफ। क्या होता है टैरिफ का मतलब होता है बेसिकली टैक्सेस इंपोज करना। अब देखो, हमारा इंडिया किसके राज में जी रहा था, मैंने तुम्हें बताई थी ना एक बात, कॉलोनियल रूल के अंदर दो पार्टीज होती हैं, दो कंट्रीज होती हैं। एक कंट्री कौन होती है, कॉलोनी,
और एक कंट्री कौन सी होती है, रूलिंग कंट्री। बेसिकली जो रूलिंग कंट्री होती है वो कॉलोनी के लिए क्या बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया और ब्रिटिशर्स में से कौन रूलिंग कंट्री था और कौन कॉलोनी था, इंडिया कॉलोनी और ब्रिटिशर्स रूलिंग कंट्री। तो जो रूलिंग कंट्री यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के लिए जो बेटा पॉलिसीज बनाते थे ना, वो बड़ी खतरनाक पॉलिसीज थी इंडस्ट्रीज के लिए। क्या क्या पॉलिसी थी, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट क्या कह रहे थे ये लोग, कह रहे भैया द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मतलब इंडिया से बढ़िया उनको और कोई मतलब जगह मिल नहीं सकती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उनको इंडिया ही मिला। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाज परस्यूड। क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का, भेदभाव करना। अब सोच के देखो यार, क्या ब्रिटिश सिर्फ सिर्फ इंडिया से डील करता होगा क्या, नहीं, वो तो बहुत सारे कंट्री से डील करता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेट किसके साथ हो रहा था, हमारे कंट्री के साथ। सिर्फ इंडिया क्या ब्रिटिशर्स के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है क्या, नहीं, वो तो बाहर की कंट्री के साथ भी करता था। लेकिन इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडिया के ऊपर क्या किया, बहुत सारे ना बैरियर इंपोज कर दी, टैरिफ पॉलिसीज लगा दी। भाई आप क्या करोगे, सिर्फ हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करोगे, दूसरी कंट्री से ट्रेड ही नहीं करोगे। और अगर करोगे ना तो आप लोगों को हैवी टैक्सेस हम लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई कॉलोनी है, राजा कौन था, ब्रिटिशर्स, कॉलोनी को तो माननी पड़ेगी हर एक बात। हाँ या ना। तो इसने जो ये परस्यू की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ये किसके बेनिफिट के लिए थी, उनके अपने बेनिफिट के लिए थी पूरी की। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिख रखा था, कह रहा था टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। दोनों जो पॉलिसीज दी ना इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट करेंगे तो भी फ्री, इंपोर्ट करेंगे तो भी फ्री, सिर्फ किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री से डीलिंग करनी है ना, जैसे मान लो वो दूसरी कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, तो पहले ब्रिटिशर्स को हैवी टैक्सेस पे करो। अगर इंडिया को ब्रिटिशर्स को कुछ सामान देना है, एक्सपोर्ट करना है, तब हैवी टैक्सेस पे करो उनको, क्यों भाई, सॉरी बाहर की कंट्री में अगर देना है तो हैवी टैक्सेस पे करो। तो सोच के देखो बेचारे मरते क्या ना करते, सारी डीलिंग किसके साथ करनी पड़ती थी मजबूरी में, सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ। समझ में आई यहां तक की बात है। तो हमारे साथ में बेसिकली इंडिया के साथ में क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। क्लियर है। उसके बाद अब इसको आगे नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पॉइंट याद रख। दूसरा पॉइंट फिर से मैंने क्या बात बताई थी, दीदी नई ट्रेन नया फैशन। तो पहले डी से बताओ क्या नाम रखा हम लोगों ने, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास क्या, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। पता ना जरा बटे में प्रिंसली कोर्ट्स, प्रिंसली कोर्ट्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं राजा महाराजा। सुना होगा प्रिंस चार्मिंग की कहानी, तूने बचपन में सुनी होगी यार, कभी नहीं सुनी यार, ऐसा तो मत बोल रहा यार। अच्छा, पहले के टाइम में हम लोग बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, छोटा भीम तुम्हारे में से कौन कौन देखता है, छोटा भीम देखता था, तुम देखते भी हो कैसे हैं, तुम हरियाणा बोर्ड वालों को बुला लो, शिनचैन लगा के बैठ जाएंगे, अच्छा डोरेमोन लगा के बैठ जाएंगे, छोटा भीम लगा के बैठ जाएंगे, बुला लो, तुम उनको पूछ लो यार। चलो, हाँ, तो तुम्हारे में से कोई नहीं देखता मतलब, देखती है ना अभी भी, छोटा भीम वगैरह या शिनचैन वगैरह, डोरेमोन देखती है, आगे लाइन पे छोटी सोच, शिनचैन वो तो मुझे पता है, शिनचैन उसका तो, तेरा बता, मोटू पतलू, तो हाँ ही ना, डोरेमोन ओके, रहने दे, सच में, हाँ बात नहीं, हाँ, और बोल, नहीं, हाँ जी सर, सार्थक तू क्या देखता है, तू रावण बोला है तो देखता होगा मेरे ख्याल, तारक मेहता देखता है। चलिए जी, क्या लिखा बेटा वर्ड, दिस अपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब सुनो, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, शो होना, बट डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, दिखना ही बंद हो जाना। तुमने सुना होगा बेटा पहले के टाइम पे ना राजा महाराजा होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, धौलतपुर का राजा, वजीरपुर का राजा, और आदमपुर का राजा, मतलब हर एक जितने पुर लगते थे ना, और हर एक पुर के कोई ना कोई क्या होते थे बेटा जी, राजा होते थे। हाँ या ना। तो छोटा भीम में तो आता है शायद, कौन से पुर आते हैं, दो तीन पुर आते हैं, एक तो ढोलकपुर आता है, और नहीं बचपन की बात कर रहा हूँ यार, छोटा भीम वाला कौन देखता था, और बता ना कौन सा पुर आता था उसके अंदर, वो आता तो था यार, दो चार पुर आते थे ऐसे ही। हाँ, मौसीपुर, क्या था, क्या अभी धीरे धीरे निकल के आएंगे बाहर चीजें। चलो मैं मेरी जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। तो हर एक जगह का कोई ना कोई क्या होता था बेटा जी, राजा होता था। तुम खुद सोच के देखो यार, जो वहां का राजा होता था ना,
तो वो क्या करता था, अपने ही कंट्री के मतलब जो वहां के प्रोडक्ट्स है ना, उसको बेसिकली ज्यादा क्या देता था, भाव देता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तुमने सुना होगा वर्ड खादी चलती थी पहले, हाँ या ना। तो बेसिकली जितने भी हमारे देश में पहले राजा महाराजा होते थे ना, तो अपने जो कल्चर है ना, उसको प्रमोट करते थे। बोलो यस और नो। तूने सुना होगा शायद लुंगी, या तुमने अगर छोटा भीम देखा हो तो, या डोरेमोन देखा हो, या वहां पे उसका कल्चर देखो। मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो चीजें चलती है ना, वो बेसिकली किसको प्रमोट करते थे, उनको प्रमोट करते थे। लेकिन जैसे ही बेटा जी ये प्रिंसली कोर्ट्स खत्म हुए, क्या मतलब है प्रिंसली कोर्ट्स खत्म होने का, जैसे ही राजा महाराजा डिसअपियर हुए, राज किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का। तो ऑब्वियसली बात उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, वेस्टर्न कल्चर को लेकर के आ गए थे। मतलब जैसे डिसअपियरेंस हुए ना बेटा प्रिंसली कोर्ट्स, जैसे ही हर जगह के राजा महाराजा खत्म हो गए, दिखते हैं आज के टाइम में, सुना है कभी यहाँ का ये राजा है, ये यहाँ का ये महाराजा है, या प्रजा है, कोई भी नहीं होती। समझ में आया, आज के टाइम में वो चीजें नहीं है, बट पहले के जमाने में होती थी। क्लियर हो गया। अब देखो पढ़ो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, नवाब्स, राजाज, प्रिंसेस एंड एम्परर्स ruled different parts of the country. They used to patronize the handicraft because of the Indian handicraft industry had acquired international reputation. तो ये जो प्रिंसली कोर्ट्स थे बेसिकली वो हमारे इंडिया की रेपुटेशन के बेसिस पे हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते थे। समझ में आया। लेकिन जैसे बेटा ये लोग डिसअपियर हो गए, तो ऑटोमेटिकली राज किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का। तो ऑब्वियस बात उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई और अपनी इंडस्ट्री की चीजें हमारी कंट्री में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई। इसका भी एक रीजन है हमारी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नीचे गिरने का। समझ में आया। पहला रीजन क्या था इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नीचे गिरने का, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। तो दीदी याद हो गया, डीडी। फिर क्या बोला था मैंने, नई ट्रेन नया फैशन। आ जाइए आगे। हाँ जी, अभी मैं तीसरा पॉइंट बाद में लेके जाऊंगा, इसके वो बनाएंगे। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, तुमने सुना होगा पहले के टाइम पे लोग धोती कुर्ता टाइप डालते थे समथिंग। तुम्हारे दादाजी से पूछो या नाना जी से पूछो, तो अगर तुमने बात कभी की उनसे, तो तुम्हें पता लगेगा पहले के जमाने में वो चीज कुर्ता पजामा चलता था। हाँ या ना। हाँ जी, कई लोग थे, सही लोग, कई लोग तो अभी भी हाँ अभी भी पहनते हैं, लेकिन पहले का जो कुर्ता पजामा होता था ना, तुमने सुना होगा शायद पहले लोग दरियां यूज करते थे। सुना कभी दरियां, लेटेस्ट आज की ज्यादा यूज नहीं होती है। आजकल तो नए नए मशीन से बने कालीन वगैरह आ गए नीचे बिछाने वाले। आजकल तो वो चीजें आ गई है ना, बट आज के टाइम में कोई दरिया यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है। पहले वो चलते थे खेस, सुना वर्ड, जैसे हम लोग आजकल तो ब्लैंकेट्स, एसी ब्लैंकेट, पहले पहले खेस डालते थे लोग। बट आजकल क्या, और वो खेस बनते किससे थे, हैंडीक्राफ्ट से। तूने सुना होगा पहले मंजियां आती थी, सुना कभी मंजी। लेकिन आजकल, आजकल फोल्डिंग्स वगैरह आ गए। तो कहने का मंजियां हम लोगों को याद है छोटे टाइम होते थे ना, वो जब ढीली हो जाती थी वो रस्सियों से खींचते थे ताकि उसको टाइट हो जाए प्रॉपर तरीके से। तुमने वो टाइम देखा है नहीं देखा, देखा हुआ है ना। तो वही सारी की सारी चीजें। देखो क्या कहना चाह रहे हैं बेटा बोलो। इसमें एक पॉइंट और था, एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर वाला पॉइंट आ गया है। हाँ जी, यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई, जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है। तो बेटा जी जैसे ही हमारी मार्केट के अंदर नई नई डिमांड आनी शुरू हो गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने ना इसके अंदर लिख लो एक पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। जरा घर जा करके ना मम्मी को बोलना, मम्मी आपकी शादी वाली फोटो दिखाना एक बारी, तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा उस टाइम तुम्हें मम्मी कैसे नजर आती थी। मतलब उस टाइम लोग किस तरीके के कपड़े डालते थे। हाँ या ना। लेकिन आज के टाइम में जरा पहले था ना, लहंगे वहंगे पहले आते थे क्या, ये नहीं। ऑब्वियसली बात है, पहले ये जमाना आ गया। जैसे तुमने सुना होगा वन पीस डालना है जी मुझे तो, सुने ये नहीं सुने। आज का जो नया, एक आजकल ऐसा कुछ चल रहा है क्या, नायरा को नायका कुछ ऐसा चल रहा है शायद। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा चल रहा है तुम्हें पता होगा। अब सुनो ध्यान से, पहले के जो लोग थे, क्या हम लोग कुर्ता पजामे नॉर्मल डालते थे, पहले के सारे लोग धोती कुर्ता समथिंग ये चीजें डालते थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। थ्री पीस डालते कि नहीं डालते हम लोग। पोंचो मुझे भी नहीं पता क्या होता है यार पोंचो, बच्चों का होता है वो तो शायद पोंचो तो, गर्ल्स का भी होता है क्या कोई पोंचो, मुझे नहीं पता। आई थिंक शायद वो होता होगा मे बी शायद स्वेटर समथिंग उस टाइप का, वैसी चीजें होती होंगी जहां तक मेरा आइडिया, मुझे नहीं पता। हाँ जी, शायद ऐसा होता होगा। जब पोचा बिल्कुल ऐसा होता है ना, गला खड़ा हो जाता है,
पहना दो भाई, ऐसा कुछ है ना, वो गला से आधा गोल करके डलवा दो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? लो जी, लिसन, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कह रहा ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ए न्यू क्लास emerged in India which was keen to adopt the western lifestyle। हम लोगों ने वो अपनाना शुरू कर दिया था वेस्टर्न लाइफस्टाइल। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है यार, वेस्टर्न लाइफस्टाइल अगर हम लोग अपनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा आजकल में कोई घर की बनी हुई स्वेटर डालता है क्या? पहले तुम लोग आंटियों को देख लो, बुजुर्ग आंटियों को, एक्सपर्ट होती थी वो आगे चुगलियां करने में, नीचे स्वेटर बनाने में। हाँ, अभी तो आजकल तो लेटेस्ट जमाना बहुत कम हो गया यार, आजकल नहीं है। अब जैसे मान लो तुम लोग, हाँ क्या कह रहे हैं? सर्दियों के टाइम में नहीं, बहुत रेयर है यार, अभी भी रेयर हो गया, मतलब कहने का बहुत कम हो गया, बट डालते भी तो नहीं आजकल। अब तुम बड़े वाला कोई बंदा, बड़े बुजुर्ग तुम लोग कहीं मुझे दिखा दो कि डालते हो, तो तुम लोग नहीं डालते। हम लोग इसलिए वो जैकेट्स वगैरह आ गई हैं, लेदर की जैकेट डालनी है भाई, ये सी चीजें आ गई है बेसिकली मेन। तो आजकल हम ब्रांड में भी जाते हैं, नाइकी की डालनी है, ब्रांड भी तो डालते हैं भाई हम लोग आजकल, जारा की डालनी है, वही चीजें भी तो आ गई हैं। तो हमने बेसिकली क्या अडोप्ट करना शुरू कर दिया था? वेस्टर्न कल्चर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम लोग वेस्टर्न कल्चर बेटा अडोप्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू डाउन किसकी हो जाएगी? हमारी खुद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये भी एक बड़ा रीजन था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गिरने का। समझ में आई यहां तक की बात, क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद फिर बेटा हम लोग की बात करते हैं इसके अंदर, कंपटीशन, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। क्या मतलब है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट? दो टाइप के बेटा प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट, एक होते हैं हैंडमेड और एक होते हैं मशीन मेड। अब जरा मुझे एक बात बताना, इसके अंदर से टाइम किस में ज्यादा लगता है? टाइम, हैंड में टाइम ज्यादा, मोर टाइम, और यहाँ पे टाइम लेस। जरा चेक करना, कॉस्ट हैंडमेड में ज्यादा, मोर कॉस्ट, और मशीन मेड में लेस कॉस्ट। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? अब तुम खुद सोच के देखो यार, मैं अगर तुम्हारे को ऑप्शन दूं और अच्छी दिखने में ली, गुड लुकिंग कौन सी होती है? गुड लुकिंग कौन सी होती है? ये गुड लुकिंग नहीं होती, ये गुड लुकिंग होती है। हाँ या ना? क्योंकि मशीनों से बनी हुई है चीज। अब सोच के देखो, तुम्हारे से बंदा कौन सी चीज अडॉप्ट करेगा यहाँ पे? मशीन मेड अडॉप्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोगों ने भी यही सेम चीज की थी हमारे टाइम में भी भैया। हम लोगों ने बेसिकली किसको अपनाया था? मशीन मेड को, इसको हमने खत्म कर दिया था। तो इसका मतलब डाउन कौन सी इंडस्ट्री होगी? हैंडमेड वाली या मशीन मेड वाली? ना भाई, मेरे टाइम में नहीं थी ऐसी चीज। भाई जवान हो भी तो, मैं को बूढ़ा थोड़ा हो गया यार। तुम क्या लगा रहे हो, मतलब मेरी 40-50 हो गई है क्या? वो तो 19-20 साल का हो यार अभी तो जरा, ऐसे सच्चाई नहीं बोलते भाई। चलो आगे देखो, आगे देखो। कह रहे मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑल्सो मशीन प्रोडक्ट वर आउट एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन प्रिसीजन एंड क्वालिटी। क्वालिटी वाइज भी कौन से प्रोडक्ट बढ़िया होते थे? मशीन मेड वाले। इसलिए लोगों ने प्रेफर करना किसको शुरू कर दिया? मशीन मेड को। इसलिए हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी क्या हो गई? डाउन। नहीं बेटा जी, क्या हैंडमेड? मतलब क्वालिटी में नहीं, मशीन मेड। मशीन मेड की क्वालिटी काफी कई गुना ज्यादा अच्छी होती थी, किससे? हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है ना? नहीं आएगी वो चीज भाई। आगे देखिए, आगे देखिए जरा ध्यान से। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। भैया हमारे फर्स्ट ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने के अंदर, डेट वाला पेज निकालो, डेट वाला पेज फटाफट। डेट वाला पेज बनाने रखा ना? ये बना रखा है, लिखे वहां पे। फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कब आई थी? 1853 के अंदर। फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853। अच्छा, रेलवे की शुरुआत किसने की थी? इंडिया ने या ब्रिटिशर्स ने? किसके बेनिफिट के लिए? हमारे बेनिफिट के लिए। हाँ, लोग आराम से मामा घर जाएंगे, छुट्टियां मना के आएंगे, इस पर्पज के लिए नहीं, सिर्फ अपना मोटिव पूरा करने के लिए बेसिकली उन्होंने सारी चीजें की थी। यस और नो? अब ऑब्वियसली बात है, इसका बेनिफिट उन लोगों को पता है कैसे मिला? पहले वो लोग क्या करते थे, जब हमारे इंडिया को सामान भेजते थे ना, तो कॉस्ट काफी ज्यादा इनकर्ड होती थी, या मंगवाते थे सामान इंडिया से तो कॉफी काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती थी। तो उन्होंने इसका फायदा उठाया
क्या इंट्रोड्यूस करके बेटा, रेलवे को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब जैसे उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उनको क्या बेनिफिट मिला, ध्यान से देखो। कह रहे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंडेड या फिर एक्सपेंड हो गई थी, हाँ है ना। और इसका बेनिफिट क्या मिला, श्रिंक क्या हो गई थी, हमारी हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट को उन्होंने श्रिंक कर दिया था, हटा दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। ऑटोमेटिकली सोच के देखो यार, अगर हमारे इंडिया की जो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट थे उनको श्रिंक कर दिया गया तो इसका मतलब क्या, हमारे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी क्या इससे, नहीं। तो ऑटोमेटिकली सी बात है, हमारे इंडिया की जो बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना वो काफी ज्यादा डाउन हो गई और ऐसे हालत आ गए हम लोगों को इंडस्ट्रीज बंद तक करनी पड़ गई थी, पूरी की खत्म हो गई थी पूरी की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद शायद तुम्हारे को मैंने एक बात और भी बताई थी, अपने पेरेंट्स से जाकर के एक बात पूछना, हमारे जींद के अंदर में ना पहले एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। बेसिकली एक टाइम के अंदर वहां पे 4,000 से 5,000 इंप्लॉइज वर्कर्स काम करते थे एक टाइम में, और 24/7 चलती थी। शायद मैंने पहले बताया भी था, हाँ कपड़े की बताया था ना शायद मैंने आप लोगों को वाली चीज। शायद जो ये होते हैं ना आप लोगों के खेस वगैरह या फिर दरिया वगैरह, ये बनाने की बेसिकली इंडस्ट्री थी पूरी की पूरी, आज के टाइम में है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। अब सोच के देखो, एक तो इससे इंप्लॉयमेंट खत्म हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गई। समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, वही सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व। क्लियर हो गया। तो बताइए जरा, क्या नाम बोला था मैंने आप लोगों को, दीदी, नई ट्रेन, नया फैशन। तो बताओ पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। दूसरा पॉइंट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। तीसरा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। पांचवा मैंने एक अलग से पढ़ाया था, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, मशीन कंपटीशन एग्जिस्ट था। बोलो समझ में ये बात है। तो हम लोगों ने ये बात तो पढ़ ली भैया कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के ये रीजंस थे, लेकिन हम लोगों को इसका भी सेकंड पॉइंट और भी पढ़ना है, जिसका नाम क्या है बेटा जी अपने इसके अंदर, स्लो प्रोग्रेस या फिर स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब जो नई नई इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में आ भी रही थी ना, तो उसकी ग्रोथ भी बेटा जी कैसी थी, काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ थी उसकी, तो उसके रीजंस पे हम लोगों को जानने पड़े। क्लियर हो गया, लो जी पहचानते हैं क्या थे वो चीजें। हाँ जी, जी। आइए आगे इसमें, ये पॉइंट नोट करना एक बार इस फटाफट जल्दी, और ये लर्न हो जाएंगे आप लोगों को लाइट से, लाइट स्लो ग्रोथ के सारे रीजंस जल्दी लिखो, कि स्लो ग्रोथ हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की बेटा कैसे थी, हम इस पे बात करें। हाँ जी, नहीं नहीं होगा, आराम से लिखो आप साइड में दोगे, जल्दी लिखिए। और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के बेटा एनसीईआरटी के बेस्ड पे पॉइंट्स हैं। ये सारी बातें जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना इसके अंदर, वो सारी बातें इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लिखी हुई है वो सारी चीजें। हाँ जी, पहला पॉइंट वो कह रहे हैं भैया, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। दूसरा पॉइंट कह रहे इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तीसरा पॉइंट, कोट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। चौथा पॉइंट, ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। पांचवा पॉइंट, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बनता है वो बनता है लास्ट वाला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। और इससे याद हो जाएगा, किससे बेटा, लाइट वर्ड से याद हो जाएगा, और पूरी एनसीईआरटी के पॉइंट्स ले रखे आप लोगों के मेरे सामने ये वाले पूरे के पूरे पॉइंट्स। बताओ डी के हैंडीक्राफ्ट के अंदर क्या नाम याद आएगा, थीम क्या रहेगी, दीदी, नई ट्रेन, नया फैशन। और ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्री थी, उसके रीजंस क्या रहेंगे, लाइट के नाम से। एल से लॉ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ जीडीपी। सेकंड पॉइंट, इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तीसरा पॉइंट, गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। फोर्थ, ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, अभी पढ़ाया था मैंने, ह्यूज कंपटीशन। पांचवा पॉइंट, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर बोल रहा हूं बार बार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कह रहे लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। बताना जरा एक बार, मान लीजिए अगर हमारे इंडिया की जो जीडीपी है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 100% है, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं, तो 100% में से, चलो मैं कह रहा हूं आप लोगों के मान लो इंडिया की अगर इंडस्ट्री की ना
जो इंडिया के जीडीपी है वो कितने, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, तो जो हमारी जीडीपी मिलती थी ना इंडस्ट्री सेक्टर से, वो कितने परसेंट है जरा चेक करना, ओनली एंड ओनली 17%। कितनी है? 17%। लेकिन आज के जमाने में चेक करना जरा कितनी होगी, पता है? 70% अप्रोक्सीमेट, 57% अप्रोक्सीमेट पहुंची हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आज के टाइम पे, जो करंट सिनेरियो में चल रहा है। ठीक है, सारी सबसे अच्छी बात है भाई, अडानी अंबानी ये सारे आ रहे हैं, उसी से हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज जीडीपी वाज वेरी वेरी स्मॉल। कितना अप्रोक्सीमेट कंडीशन है, परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 17%, यानी कि ओनली 1/6 अबाउट ऑफ द जीडीपी आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। क्लियर? तो ज्यादा मानते हो कम मानते हो इस पॉइंट को तुम लोग? इसलिए इसका रीजन भी क्या था, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, सीधा सीधा स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ थी किसकी? मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। बेटा जी एग्रीकल्चर से ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पूजा तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को इंडस्ट्री जीडीपी बढ़ानी है ना, तो एग्रीकल्चर जीडीपी नहीं बढ़ती थी कभी। अभी जब तुम लोग आगे अपने ग्रेजुएशन फील्ड में टैक्स वर्ड पढ़ोगे ना, तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है, बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है वो पूरा का पूरा। ठीक है ना? देश की आबादी देख लो कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और जो किसान काम करते हैं उनसे तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जीडीपी आप तो बढ़ा नहीं सकता उससे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जरा सोच के बताना, पब्लिक ने जो रोल रखा था बेटा अपना, वो किन मेन चीजों पर रखा था? वेरी लिमिटेड ऑपरेशन एरियाज थे पब्लिक के पास, पब्लिक सेक्टर के पास। बताना जरा कौन कौन से? ओनली एंड ओनली एक तो रेलवे पे था, और पावर जनरेशन पे था, और कम्युनिकेशन पे था। अब कम्युनिकेशन का मैं तुम्हारे को सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, तो चेक कर लो किसका ठप्पा गुल कर रखा है, बीएसएनएल का पट्टा गुल कर रखा है कि नहीं कर रखा? हाँ है ना? और तुम्हें बता दूं मैं एक बात और, इंडिया की पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है? पोस्ट ऑफिस जो है, इंडिया के पोस्ट ऑफिस आज के लिए भी बंद होने के कगार पर है, धक्के से चल रहे हैं बस। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं तो हालात इतने ज्यादा खराब थे कि जीडीपी को ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। और हमारे जो पब्लिक सेक्टर का बेटा रोल था, जो गवर्नमेंट का रोल था, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरियाज पे था। सिर्फ तीन के ऊपर मेनली हमारी गवर्नमेंट के राइट्स थे। किस किस के ऊपर? रेलवे के ऊपर, और पावर जनरेशन, और कम्युनिकेशन। कम नहीं कर दिया था बाद में? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी लिमिटेड ऑपरेशनल एरियाज ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली कन्फाइंड टू रेलवे, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन। इस पे बहुत ज्यादा था ना पहले के टाइम पे। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा टाइम तो नहीं देते थे वो। अगर मान लो कोई काम करवाना भी है यहाँ पे, ये जीडीपी को बढ़ाने में अगर हम लोग बात करें, तो ग्रोथ तो नहीं करने देते थे ये लोग। मान लो अगर कोई डिसीजन लेना है आप लोगों ने, ग्रोथ करवानी है, तो 15 बंदों से पहले परमिशन लो, फिर वो हाँ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस नहीं करते थे ये लोग पहले किसी भी चीज के लिए। जैसे मान लो, तो हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी, सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, सॉरी, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेन ट्रेड की मैं बात ही नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉइंट पे हैं हम लोग अभी। इंडस्ट्रीज को हम लोगों को ग्रो करना था, लेकिन रेलवे, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन दोनों लोगों ने हालात होता थे बेसल के साथ क्या क्या कर रखा था इन लोगों ने। हाँ है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि अगर हम लोगों को इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ करनी थी ना, तो पब्लिक सेक्टर के हाथों में वो ग्रोथ नहीं था। तभी तो आज के टाइम में तुमने देखा होगा, जो एयर इंडिया है वो किसको संभालवाने के लिए दे दिया? अडानी ग्रुप को दे दिया था, शायद अडानी को, किसको दिया? नहीं सॉरी, रेलवे दिया अडानी को, और और हाँ टाटा को दिया था, एयर इंडिया वाले टाटा को दिया था। रीजन क्या दोने का? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के हाथों में इतना दम नहीं है कि उसको इंप्रूव कर पाए। लॉस में चल रहे थे यार, इतने करोड़ों करोड़ का लॉस चल रहा था, तो कहां से कवर कर पाएंगे लॉस, मतलब ही नहीं बनता। समझ में आई बात? तो सेकंड पॉइंट सबसे बड़ा रीजन क्या बनेगा स्लो ग्रोथ का? इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, फिर आता है आप लोगों के पास, गोट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। पढ़ो जरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, जरा मुझे बताना है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती कौन सी है? जिसके अंदर हम लोग क्या बताते हैं, बेसिकली मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट एंड मशीन्स वगैरह बनाने की चीजें। अब जरा सोच करके देखो तुम लोग, क्या हमारे इंडिया के पास ये सारी की सारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी क्या? बोलो, थी हमारी कंट्री के अंदर? नहीं। मान लो अगर आप लोगों को इंडस्ट्रीज खड़ी भी करनी है, तो उसके लिए भी आप लोगों को जैसे क्रेन वगैरह हो गई, ये आजकल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम उसको आजकल, जेसीबी वगैरह,
ये सारी चीजें क्या, ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या हमारी कैपिटल गुड्स में आती हैं। जब हमारे पास यही नहीं है तो और इंडस्ट्रीज हम लोग स्टैब्लिश कैसे कर सकते थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था स्लो ग्रोथ होने का। स्लो ग्रोथ, जरा पढ़ना यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। चाहते क्या थे हमारे ब्रिटिशर्स, देखो पढ़ो। वो चाहते थे कि जो ये इंडिया है ना वो सिर्फ हमारे पे डिपेंड रहे। क्या चाहते थे वो लोग, सिर्फ इंडिया हमारे पे डिपेंड रहे। तो क्या करे, ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। समझ में आया, फिर यहाँ तक की बात। तो नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू फोल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले कहा था। हमारे ब्रिटिशर्स ने बेसिकली यहाँ पे टू फोल्ड इंडस्ट्रीज वो बनाई थी पॉलिसीज। लो जी चेक करो क्या है वो पॉलिसीज। वो क्या चाहते थे मेनली, वो ये चाहते थे रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। दूसरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बेटा जी उन्होंने क्या बनाई थी, कन्वर्ट इंडिया टू इंपोर्टर फॉर द चीप फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज। अब जरा दोनों के इंपैक्ट चेक करना क्या पड़े, चेक करो। क्या इस चीज से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिरेगी कि नहीं गिरेगी हमारी कंट्री की, चेक कर लो जरा। क्या डिक्लाइन हो गया इस चीज से हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लीड्स टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। याद है मैंने आप लोगों की बात बताई थी, पहले जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वहां पे दुनिया भर के लोग एक एक जगह पे काम करते थे, चार चार पांच पांच 10,000 लोग एक टाइम में काम करते थे। अब अगर इंडस्ट्री से खत्म हो रही है तो लोग क्या काम करेंगे, नहीं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डिमांड फॉर चीप इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन ब्रिटेन राइसेस। आजकल ही देख लो तुम लोग यार, हम लोग जो यूज करते हैं ना वो चाइनीज मेड इन चाइना चीजें कितने यूज करते हो, चलता कितना टाइम है तुम खुद सोच के देख लो। हाँ है ना। तुमने देखा होगा, अगर आज के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ तो दिवाली के टाइम हम लोग वो नहीं चलाते हैं लाइट्स वगैरह, लड़ियां वगैरह, कितने की आती है, 20-30 रुपए की आती है, और कितना टाइम चलती है तुम्हें खुद पता है, खत्म। नहीं नहीं मतलब छोटी वाली होती है, बिल्कुल नॉर्मल वाली जो होती है, 20-30 रुपए की आती होगी शायद, नहीं। चलो चलती के टाइम है ज्यादा, खत्म। हाँ ना, तार टूटे ही खत्म। हाँ क्या कह रहे हैं, चल ठीक है मंगवा लो। बड़े आगे, ये पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पढ़ो जरा फटाफट जल्दी से क्या लिखा हुआ है, बताना जरा। मशीन, हाँ हो गया पॉइंट, वही पढ़ा चुका हूँ पूरा। मशीन में प्रोडक्ट की लो कॉस्ट वेरी ज्यादा क्या आती थी बेटा, वेरी वेरी लो कॉस्ट होती थी। हार्ड कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट था टू द हैंडीक्राफ्ट इन द प्रोडक्ट्स इन इंडिया। बस सही है। और ऑब्वियसली बात है, जैसे ही कंपटीशन अराइज हो गया मशीन मेड के साथ में तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और क्या ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मशीन मेड प्रोडक्ट्स की। तो ऑटोमेटिकली की बात है भैया, जो बंदे काम कर रहे थे आप लोगों के एम्प्लॉयड थे जो बंदे हैंडीक्राफ्ट के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। समझ में आई यहाँ तक की बातें। हाँ हाँ जी, आओ जरा इस पॉइंट पे एक बारी, इसको अंडरलाइन करो फटाफट जल्दी से। 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, डेट वाला पेज निकालो फटाफट, डेट वाला पेज। 20th सेंचुरी के अंदर बेटा जी एक इंडस्ट्री हमारी कंट्री में आई जिसका नाम होता है टिस्को। टिस्को, TISCO, टिस्को। टिस्को फुल फॉर्म क्या होगा, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये इनकॉर्पोरेट बेटा कब हुई थी आप लोगों की, 1907 में। 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो टिस्को इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर से रिपीट करो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या कह रहा हूँ? हाँ होगी पहले से, काफी नाम है टाटा इसका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शायद इनकी पहली कंपनी थी जो उन्होंने खोली थी। उसके बाद फिर और थोड़ी सी इंडस्ट्रीज बनी, किस किस चीज के लिए बेटा बनी, आप लोगों की शुगर के लिए, सीमेंट के लिए और पेपर के लिए। लेकिन ये आई कब थी, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर हो गया। होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, पढ़ के आने के लिए। पॉइंट्स मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं आप लोगों के। वो 5 पॉइंट जो लाइट वाले पॉइंट है ना, ऊपर हेडिंग डाल के लिख दो बेटा, लाइट के नाम से मैंने याद करवाए थे ये।
ये लाइट वाले पॉइंट है सारे के सारे, इसके अंदर ये लाइट वाले पॉइंट्स कंप्लीटली, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे उन्हें हाईलाइट करके आना। समझ में आई यहाँ तक की बातें? क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ पूरा 1.4 कंप्लीट। स्कूल वाला जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने क्वेश्चंस बस मैं लिखने के लिए आप लोगों को दूंगा ना, मेरे लिए बस वही नोट्स है, मेरे वाले क्वेश्चंस बस वही क्वेश्चंस लिखना, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनता, कॉपी लगा दो, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आप लोगों को भी पढ़ाए हैं, कोई भी पॉइंट नया नहीं आएगा। रिपीट करो फटाफट, जल्दी से जरा फटाफट डिटेल में। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया दो टॉपिक आएंगे, एक क्या आएगा, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के अंदर, तो कितने पॉइंट आएंगे इसके अंदर आप लोगों के पास, 5। ये थीम क्या याद करवाई थी इसकी, दीदी, नई ट्रेन, नया फैशन। पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। तीसरा, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। पांचवा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया था? स्लो ग्रोथ के अंदर जरा मुझे बताना, लाइट के नाम से याद किए, एल से क्या था, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। दूसरा, आई से इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जी से, जी से उसके बाद एल आई जी, एच से ह्यूज कंपटीशन था। टी से टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? ठीक है। तो कल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैंने आप लोगों को बोल दिया क्या पढ़ के आना है, एनसीईआरटी से पूरी पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ के आना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करके आना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। होमवर्क तो है, कल तो टेस्ट है, मुझे पता है भाई। चलो आज के लिए बहुत है, इतना ही सफिशिएंट है।